तो इस अभ्यास की जो आगे पढ़ने हैं इसमें तबे क्रमांक 5 का क्या देगा आपको 3 ऐसे बिंदुओं से एक और केवल एक ही वक्त हो जाता है। पहले तो सरे की सूत्र कहते हैं और ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित न हो, एक रेखा पर स्थित न हो उसको क्या कहेंगे बने असरे कहेंगे, और एक रेखा पर स्थित हो उसको क्या कहेंगे सरे कहेंगे। जैसे आपके ये 3 बिंदु हैं, अब ये एक रेखा पर हो जाएंगे ऐसे, तो इसको तो अपन क्या कहेंगे तीनों बिंदुओं को सरे कहेंगे, क्या कहेंगे अपन इसको सरे। और ये तीनों बिंदु इस प्रकार से एक रेखा पर लो, जैसे एक बिंदु यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ। अब अपन जैसे इनको ऐसे लेंगे, इन दोनों को लिया वो एक रेखा में आ गया, इन दोनों को लेंगे तो वो एक रेखा पर, तीनों एक रेखा पर नहीं है, तीनों एक रेखा पर नहीं है। तो ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो, ऐसे बिंदु ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो क्या करेंगे वो असरे कहेंगे। जैसे कहते हैं वो असरे बिंदु कहलाते हैं। अब यहाँ बात है इन असरे की कर रही है, तो क्या कह रहा है 3 असरे बिंदुओं से एक और केवल एक ही वक्त गुजरता है कि उनसे तीनों से अपन खींचे हैं एक ही वक्त गुजरता है। पहले ये बताना है, फिर दूसरा ये बताना है, एक से ज्यादा वक्त नहीं गुजरते हैं। तो अब वही अपन है इसमें सबसे पहले अपन वही 4 पॉइंटों पर करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, तो दिया में क्या है 3 असरे बिंदु ले लेते हैं, कोई भी 3 असरे बिंदु कौन से लिए ए बी तथा सी। तो 3 बिंदु अपन ऐसे लेते हैं कि एक बिंदु तो यहाँ ए है, दूसरा बिंदु यहाँ बी है, तीसरा बिंदु यहाँ सी है। ये तीनों बिंदु कैसे हैं असरे का था, एक रेखा पर नहीं है। अगर सीधे लेते तो एक रेखा पर होते तो सरे होते, और तीनों पर ये दो एक रेखा पर हैं, लेकिन ये नहीं आया, इन दोनों को लेंगे तो ये नहीं आएगा, इसलिए इन दो ही बिंदु यहाँ सरे आ रहे हैं, तीनों नहीं आ रहे हैं, ये कैसे है असरे। अब आज में आपको सीधे क्या करना है, सीधे क्या करना है, तो सीधे क्या करना है बिंदु ए बी तथा सी में से केवल एक और एक ही वक्त गुजरता है, एक ही वृत्त गुजरता है या गुजरेगा, ये आपको सिद्ध करना है। अब रचना में आप क्या करोगे, तो रचना पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बिंदु है उसको आपस में मिला दो, इसे A को B से मिला दिया, B को C से मिला दिया। अब अगर A को C से मिला दो तो क्या बनेगा आपके पास एक त्रिभुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा ऐसे इसको भी ऐसे मिला दिया, और अब इन तीनों बिंदुओं से अपन मौके पर बन जाएंगे, वो एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में करने के लिए क्या करते हैं अपन परिकेंद्र प्राप्त करते हैं, और परिकेंद्र कैसे प्राप्त होता है, कोई भी दो भुजाओं का लंबसम द्विभाजन करेंगे, और दो जहां जो लंबसम द्विभाजन होगा वही क्या हो जाएगा इनका इन तीनों में से गुजरने वाला एक वृत्त हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब आगे दूसरी रचना में जो भुजा एक तो ये भी बन गई उसका लंबसम द्विभाजन कर लेंगे, और दूसरी कौन सी बन गई BC है उसका लंबसम द्विभाजन करेंगे। तो पहले अपन कौन सी याद रहे AP का लंबसम द्विभाजन करें, तो इन दोनों को मिला देंगे ऐसे। अब ऐसे ही भुजा जो यहाँ रेखा करेंगे BC बन गया उसका लंबसम द्विभाजन करेंगे, क्या करना है आपको, जो BC है उसका लंबसम द्विभाजन कर लेंगे।
अब इन दोनों को मिला दो। अब ये दोनों लंब समद्विबाहु के लिए दोनों आपस में जहाँ काटते हैं उन कटान बिंदुओं को आप लोग जैसे वो आ गया, कौन सा आ गया हमारे पास वो और बिंदु। अब जो ओ है उसको ए बी तथा सी से मिला, को किसमें मिला दिया, ए बी तथा सी से मिला दिया। ये इतनी रचना है। तो रचना में अपन ने क्या किया है, पहले तो बिंदु ए बी तथा सी को मिलाया। दूसरा क्या हो गया, रेखाखंड ए बी तथा बी सी का लंबे समद्विभाजक है। अब उनके कोई भी नाम लिख दो, जैसे इसका नाम तो आता है PQ लिख दो, लिख देते हैं PQ। इसका यहाँ जो खींचा गया है उसको ML लिख दो। तो लंब समद्विभाजक इन्हीं रेखाखंड AB तथा BC के लंब समद्विभाजक के क्रम से है। पहले का क्या हो गया, AB का जो है PQ है तथा BC का कौन सा है MN खींचे। और बिंदु O को बिंदु A B तथा C से मिलाया। ये इसकी पूरी रचना। अब ये रचना लेते हैं हमारे पास प्रमाण में, तो प्रमाण में अपन है जो बिंदु पर है उसमें एक पन्ने पढ़ेंगे और वो पन्ने क्या होगा कि किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पर उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। अर्थात जैसे आपके पास ये दो बिंदु हैं, अब इन दोनों बिंदु जैसे अपन ये मान लिया ये B मान लिया, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, अर्थात इन दोनों बिंदुओं से जो भी समान दूरी पर होंगे वो इसका जो लंब समद्विभाजक होगा उस पर सारे बिंदु होंगे। जैसे अपन यहाँ इसका लंब समद्विभाजक खींच दिया, आगे इस लंब समद्विभाजक जितने बिंदु होंगे वो सभी क्या होंगे A और B से बराबर दूरी पर होंगे। जैसे आपको जहाँ बिंदु यहाँ वाले आप देखें जो P बिंदु है वो क्या होगा A और B से बराबर दूरी पर होगा। अब कोई बिंदु यहाँ ले लिया मैंने जैसे R, तो उसकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी समान होगी। ऐसे ही यहाँ जैसे बिंदु ले लिया R, अब इसकी यहाँ से ऐसे दूरी मापोगे ये और ये दूरी मापोगे वो क्या होगी समान होगी। ऐसे ले लिया, ऐसे यहाँ आगे ले लिया S, अब यहाँ से इसकी दूरी ये और ये दूरी क्या होगी समान होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो ये लंब समद्विभाजक खींचा है इस पर जितने भी बिंदु हैं वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, बिंदु से है समान दूरी पर है। अर्थात आपको हमेशा ये याद रखना है किसी रेखाखंड के किसी लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदुओं ने रेखाखंड के दोनों सिरों से समान दूरी पर होते हैं। क्या है किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु रेखाखंड के दोनों सिरों से समान दूरी पर होते हैं। अर्थात यहाँ जो भी ये दूरी है यहाँ से वो हमेशा क्या होती है समान होती है। वो बिंदु किस पर होने चाहिए इसके लंब समद्विभाजक जो आप दो बिंदु लिए हैं दोनों में उसमें रेखाखंड बनाई है, उस रेखाखंड का अगर लंब समद्विभाजक कोई बिंदु है कहीं से भी लो तो वो इन दोनों सिरों से या दोनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा। अब अपन है यहाँ ऐसा इसके लिए ध्यान रखो, यहाँ इसमें जो ये बिंदु है वो इस लंब समद्विभाजक इस पर है PQ पर स्थित है, इसमें स्थित हो
पी क्यू पर है, तो अब जो ओ बिंदु है उसकी यहाँ से ये दूरी ओ ए और यहाँ से जो दूरी है ओ बी, वो दोनों क्या होगी, समान होंगी। अब ये बात अपन लिख कर ये बता देंगे कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले रेखाखंड के लंब समद्विबाहु पर स्थित सभी बिंदु उन दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित होते हैं। अब ये लिखने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ए बी का जो बिंदु वो लिख बताएंगे, बिंदु और रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक उसका क्या नाम है, पी क्यू पर स्थित है। तो जो बिंदु ओ है वो कहाँ स्थित है, बिंदु ओ है वो रेखाखंड एपी है, उसके लंब समद्विभाजक जो पी क्यू पर स्थित है। और अभी आपको मैंने क्या बताया कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु उन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होते हैं। इसे आपके पास कह देगा OA बराबर OB, OA बराबर क्या जाएगा OB, अर्थात वो जो बिंदु अपन है वो उन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। तो अब इस बिंदु की यहाँ से जो दूरी है वो OA है और इसी बिंदु की तो यहाँ से दूरी वो कौन सी है, OB, तो क्या होगा, OA बराबर OB होगा। इसी प्रकार आगे आप देख रहे हो बिंदु O है वो रेखाखंड उस साइड देखो BC के लंब समद्विभाजक उसका क्या नाम है, MN पर स्थित है। अब यहाँ देखो ये तो वो रेखाखंड BC हो गया, ये रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, उस पर ये O बिंदु उस पर भी स्थित है, इसलिए अब यहाँ जो O बिंदु है उसकी बिंदु B से और बिंदु C से दूरी क्या होगी, ये दोनों वो दोनों कैसी होगी, समान होगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए OB बराबर OC हो जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हो तो आपको क्या प्राप्त हुआ है कि OA बराबर OB बराबर OC, अर्थात OA बराबर जो OB है OB बराबर OC है, तब ये तीन कैसे बिंदु है, इन्हीं निकाले आप समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको क्या पता हो गया, OA बराबर OB बराबर OC, ये तीनों बराबर है। और तीनों बराबर है तब आप OA के माप का त्रिज्या लोगे, यहाँ अपन OA माप की ये त्रिज्या ली और उसको ऐसे वर्ग खींचा तो और वो तीनों शीर्षों से क्या होगा, एक वर्ग गुजरेगा। अपन ऐसे वर्ग खींचेंगे इन तीनों से क्या होगा, एक वर्ग गुजरेगा। तो पहली बात अपन ये बता रहे हैं कि तीन शरीर बिंदुओं से एक वर्ग गुजरता है, क्या होता है, तो तीन शरीर बिंदुओं से एक वर्ग गुजरा नहीं, तो ये इस प्रकार से क्यों गुजरा, क्योंकि ये जो अपन तीनों बिंदु ली उसमें एक ऐसा बिंदु आया था जिससे उस तीनों बिंदुओं की दूरी समान थी, और वो समान दूरी क्या है, ये है OA OB OC। इस प्रकार से इन तीन बिंदुओं को अपन लेते हुए एक वर्ग खींचेंगे, अर्थात OA त्रिज्या लेते हुए वर्ग खींचेंगे तो तीनों शीर्षों में से गुजरेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि तीन शरीर बिंदुओं से होकर एक वर्ग गुजरता है। अब ये बात अपन इसे अगले पॉइंट में क्या है कि इसे एक से ज्यादा वर्ग नहीं गुजरते, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग गुजरता है। तो एक से ज्यादा वर्ग नहीं गुजरते, इसलिए अपन यानी यहाँ सिद्ध करने के लिए या बताने के लिए या प्रमाणित करने के लिए अपन क्या करेंगे कि मान लें कि तो पहले ये O यहाँ था, अब ये O यहाँ ना होकर के वो अपन यहाँ ले लिया, उसको यहाँ कर लिया, O डैश कर लिया। अब O डैश यहाँ कर लिया, अभी O डैश की यहाँ से ये जो दूरी है O डैश A O डैश B है वो बराबर है, अर्थात O डैश A बराबर है O डैश B A बराबर है, बराबर है नहीं, क्योंकि वही AB के क्या है
कि लंब संधिवाद PQ पर ये स्थित है। तो जैसे अपन वही बात यहाँ लिखेंगे कि बिंदु O' रेखाखंड AB के लंब संधिवाद PQ पर स्थित है, इसलिए O' A बराबर O' B, O' A बराबर O' B। किंतु अब आप देख रहे हो कि जो O' है वो PQ पर तो है, लेकिन किस पर नहीं है, वो MN पर नहीं है, MN पर नहीं है। अब MN में इस पर नहीं है तो ये सर में है, तो ये जो आप यहाँ से इसको ऐसे मिलाओगे तो ये जो आपको O' वो O' B के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ दूसरी बात इसमें वो लिखोगे कि इसी प्रकार O' है वो रेखाखंड BC यानी BC के लंब संधिवाद की MN पर स्थित नहीं है। तो अब MN पर स्थित नहीं है तो क्या होगा आपके पास O' B बराबर नहीं O' C। आप इन दोनों से याद क्या प्राप्त करो कि ये दो तो बराबर हैं किंतु तीसरा बराबर नहीं है। अब जैसे अपन इस O' से त्रिज्या का वर्ग लेकर बल खींचेंगे तो इन दो बिंदुओं से गुजरेगा लेकिन तीसरे से नहीं गुजरेगा। जैसे आप यहाँ लोग ऐसे प्रकार को यहाँ लिया और क्या किया आपने O' से त्रिज्या वर्ग खींचा, आप इन दोनों में से तो गुजर जाएगा लेकिन ये तीसरा जो बिंदु वो बाहर रह जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि तीन ऐसे रेखीय बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वर्ती गुजरता है, एक से ज्यादा वर्ती नहीं गुजरेगा। तो आगे की बात आप कैसे बताओगे कि अपन ने पहले आगे याद रखोगे कि माना कि PQ पर एक बिंदु O' दिया, अब अपन क्या किया, अब O' इस PQ पर स्थित है इसलिए O' से बराबर O' B। अब उसके बाद में लिखेंगे कि O' MN पर स्थित नहीं है इसलिए O' B बराबर नहीं है O' C। आप वो याद क्या करेंगे कि O' से त्रिज्या का वर्ग खींचने पर ये बिंदु B तथा A तथा B से तो गुजरेगा किंतु C से नहीं गुजरेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीन ऐसे रेखीय बिंदुओं से केवल एक और एक ही वर्ग गुजरता है। अतः अगर ये कहेंगे तो आप लेते हैं कि एक से ज्यादा वर्ग नहीं गुजरते हैं। तो ये बात इसमें थी। अब अगला दूसरा है वो देखो उसमें क्या आपको दिया गया है। अगला पढ़ने पढ़ो नंबर 6 का। तो 6 में क्या है, वर्ग की समान जो है केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अब समदूरस्थ का अर्थ है समान दूरी पर स्थित होना, समान दूरी पर स्थित होना। तो आपको दिया में क्या जा रहा है कि एक वर्ग की दो जो है वो किसी वर्ग की समान जो है वापस किसी वर्ग की दो तो यहाँ दो समान जो है केंद्र से दूरस्थ होती है। तो जैसे अपन ये ले लेंगे ये भी वर्ग है और इस वर्ग की जिसका केंद्र O है इस वर्ग की दो जो है अपन एक तो जैसे ये ले लिए AB। अब इसी AB जैसे आपके पास यहाँ 5 AB की है तो दूसरी इतनी आपकी इसमें कहीं और ले लो। जैसे अपन ने यहाँ ये ले ली PQ, वो भी कितनी ली है 5 AB के लिए। क्यों, अगला ये कह रहा है किसी वर्ग की दो समान जो है, एक ऐसी दोनों समान है, कैसे वो समान है। अब अगला क्या है केंद्र से समदूरस्थ होती है, अर्थात जो इसका केंद्र है उससे समान दूरी पर स्थित होती है। अर्थात इसकी जो केंद्र से दूरी है, इसकी जो केंद्र से दूरी है, जैसे अपन ये यहाँ से इस पर लंब डाल के दूरी ले ली और वो कौन सी है OM है। अब इसकी भी यहाँ से इस पर लंब डाला और लंब डाले इसकी ये दूरी ली, वो अपन मान लिया कि वो ON है। अब ये दोनों दूरियां आई कौन सी OM और ON, ये समान होंगी, ये आपको सिद्ध करना है। ये क्या होगी समान होगी, ये सिद्ध करना है। तो अब आपको दिया में क्या है, तो दिया में क्या होगा आपके पास कि जो जीवाएं आपको देखिए दो और वो कौन सी है AP और, तो वो आप क्या लिखोगे वर्ती CO R में दो जीवाएं AB तथा PQ इस प्रकार है कि AB बराबर PQ, AB बराबर PQ। अब उसके बाद में आपको सीधे क्या करना है, सीधे
क्या करना है दर्शक, क्या करना है वही आपको यहाँ क्या दिया है, यानी केंद्र से समदूरस्थ, तो केंद्र ये होगा और समदूरस्थ का मतलब केंद्र से जो दूरी है वो, केंद्र से तो इसकी तो केंद्र से दूरी क्या होगी OM हो गई, और इसकी जो दूरी है वो केंद्र से क्या होगी OM, वो दोनों क्या होंगे समदूरस्थ का मतलब समान, समदूरस्थ का मतलब क्या है समान दूरी पर स्थित है। तो पहली तो केंद्र से दूरी हो गई, पहली जगह की AP की वो तो क्या हो गई है OM हो गई। तो दूसरी जीवा है PQ, उसी केंद्र से दूरी क्या हो गई है ON है, वो दोनों समान ही आपको सिद्ध करना है। अब अगला इसमें अपन है रचना, तो रचना में पहले चित्र को क्या बढ़ाए, तो चित्र को बढ़ाने के लिए अपन है जो बिंदु O है या जो केंद्र O है उसको A और P से मिला दो, या इन्हें B और Q से मिला दो, एक साइड में मिला दो। तो अपन रचना में क्या करेंगे, केंद्र और को बिंदु किसे A तथा इन्हें P से मिलाया। आज मिलाते आपके पास क्या हो गए, दो त्रिभुज हो गए। आज दोनों त्रिभुजों में पहले आप ये देखो कि यहां से अपन ये क्या लिए दूरी ली है, तो कोई भी दूरी क्या होती है लंब दूरी होती है। तो ये क्या हो गया OM है वो AP पर लंब है, और ये अपन में पीछे के दो पर आया था 3, उसमें पढ़ लिया है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या अपन प्राप्त कर लिया हमने, पीछे से कर लिया है 3 का में हम जानते हैं कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब वही उपपत्ति में यहां से अपन चलेंगे कि वो क्या है कि OM है, OM लंब किस पर है AB पर। अब वो यहाँ पहले तो अपन लिखेंगे हम जानते हैं कि, पहले तो प्रमेय कौन सा लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए वो यहाँ पर क्या गया कि O से जीवा कौन सी है AB पर डाला गया लंब कौन सा OM में, अर्थात OM लंब AB है, इसलिए तो ये दो भाग हो गए, ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात जो दो भाग हुए AM और MPM वो दोनों बराबर होंगे, और बराबर होकर के कैसे बराबर होंगे AB के आधे हो जाएंगे। तो AB माप की है उसके क्या होंगे आधे होंगे, अर्थात जैसे आपके पास 6 सेमी के है तो दोनों कितने होंगे 3 सेमी के होंगे, कितने होंगे 3 सेमी के, अर्थात जो AB है वो पूरी कितने होंगे आधे होंगे, आधे का मतलब क्या होगा 6 में 2 का भाग दो कितने होंगे 3। इसी प्रकार आप दूसरा ये देखो कि यहां से इस पर ये लंब है, तो वो आप क्या करोगे ON लंब PQ है, इसे क्या हो जाएगा PN बराबर LP बराबर PQ बटा 2। बता दें PN और LP बराबर होगी, वो बराबर कितने नाम की होगी जो PQ उसकी आधी होंगी। तो ये आप इन दोनों में आगे आपको जो दिया है उसमें क्या दे रखा है कि AB बराबर PQ है, AB बराबर क्या है PQ है, उसकी किसकी है जो समान दी गई है, समान दी गई है। आगे AB और PQ में 2 का भाग लगा दो, AB में 2 का भाग लगा दो और PQ में भी 2 का भाग लगा दो, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दिया। अब AB बटा 2 है वो AM के बराबर है, PQ बटा 2 है वो किसके बराबर है PN के बराबर है। तब आप क्या कर लो कि AM बराबर क्या हो जाएगा PN हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बात सिद्ध कर लो। अब ये क्योंकि अपन ने इन दोनों चीजों को अपन सवाल से बताएंगे। अब उनमें से हमारे पास 2 चीज तो समान आ रही है, कौन सा है, एक तो ये OA बराबर OP वो समान है, क्यों एक ही वर्ग की त्रिज्या है। दूसरा हमारे पास ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री भी समान है, लेकिन तीसरी हमें इसमें समान नहीं दिख रही थी। अब हमारे पास ये AM बराबर PN आ गई। तो इस प्रकार से तीन कोई भी त्रिभुज समान से बताते हैं तो उसमें 3 खतना समान होना जरूरी है। तो 2 तो हमें दिख रहे थे, तीसरा पर हम यहाँ में प्राप्त कर लिया। अब ये प्राप्त हो गया तो 2 त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समान होंगे। अब इन तीनों बातों से आगे को तो पहला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा ये OMA, तो त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज उसका क्या नाम हो जाएगा ONP, त्रिभुज ONP में पहले वो क्या लिखोगे आप OA बराबर
ओपी क्यों है वो एक ही वर्ग की त्रिज्याएं हैं। और दूसरा अब वो अपर सिद्ध है am बराबर pn, तो क्या करोगे am बराबर pn, वो क्यों है सिद्ध किया है ऊपर पर ये बात समझा चुके हैं, सीधी किया है। तीसरा कोण OM A बराबर कोण ONP क्यों बराबर हो, दोनों बराबर लिखी हैं। यहाँ बात ये लिखोगे कि OM में लंब AP तथा ON लंब PQ है। आगे कौन से नियम से सर्वांग समता के समता के RHS नियम से, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हैं समकोण त्रिभुज हो गए हैं, इसलिए त्रिभुजी कौन सा जाएगा त्रिभुजी यानी OMA सर्वांग समय त्रिभुजी यानी ONP। अब आगे वो अपन जानते हैं कि सर्वांग समय दोनों तो सर्वांग समय त्रिभुज के संगत अवयव क्या होते हैं समान होते हैं, और समान होते हैं तब अन्य जो संगत अवयव कौन सा बच गया OM बराबर ON, ये हमें बताना था तो आगे कर देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा OM बराबर ON, ऐसे अपन सिद्ध करके बताएं। तो फिर से देखो सबसे पहले अपन क्या किए हैं कि अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताएंगे। तो सर्वांग सम बताने के लिए हमें तीन बातों की आवश्यकता है। तीनों में हमें दो तो दिख रही हैं कि एक तो OA बराबर OP है, दूसरा ये कोण बराबर है, तीसरा नहीं दिख रहा है। तो तीसरा हमें जो दिया जा रहा है कि AB बराबर PQ है उससे प्राप्त करेंगे। अब उससे कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि OM नाम AP है, अब OM नाम AP होते हैं क्या आता है कि जो प्रमेय हमारा पीछे पढ़ लिया वो है कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया नाम जीवा को संधिबद्ध करता है। इसलिए AM बराबर MP बराबर AP बटा 2। ऐसी प्रकार उस साइड में देखो कि केंद्र O से जीवा PQ पर डाला गया नाम ON है, इसलिए क्या करोगे ON नाम PQ इसलिए PN बराबर MP बराबर PQ बटा 2। अब ये आते हमारे पास ये दिया हुआ था उससे अपन ये दोनों को बराबर बता रहे हैं, इन दोनों को बराबर बता देंगे। अब ये इन दोनों को बराबर बता दिया हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों में तीन कटन समान आ गए हैं। अब तीन कटन समान आ गए तो सर्वांग समता की पूर्ण से अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बता देंगे। अब वही ये तीनों बातें यहाँ बराबर बता दी और इन दोनों त्रिभुजों क्या होता है RHS नियम से सर्वांग सम बता दिया। अब ये सर्वांग सम है तो इनके जो भी जो अवयव बचे तीन नंबर बता दिए, तीन अवयव हैं वो भी समान होंगे। उन अवयव में हमें कौन सा समान बताना था, ये जो है वो इसके समान में बताना, तो ये इस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। अगला जो प्रमेय है वो इसका विलोम है, उसमें क्या कहना है आपको किसी वर्ग की ज्वाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे समान होती हैं। किसी वर्ग की जो ज्वाएं वो कैसी हो, किसी वर्ग की ज्वाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे समान होती हैं। अब अपन अगले में कोई चित्र ऐसा रहेगा, अब इसमें क्या आ जाएगा वर्ग शिवार में दो ज्वाएं AP तथा PQ इस प्रकार हैं कि या पूरा लिखो तो जो AB तथा PQ केंद्र से इस प्रकार स्थित है, यानी तो यहाँ PQ केंद्र O से इस प्रकार स्थित है कि जो केंद्र से दूरी है उसकी एक तो क्या है OM बराबर है, दूसरी कौन सी है ON है, दोनों बराबर है। अब आपको जो सिद्ध करना है वो क्या करना है कि जीवाएं बराबर होंगी तो वे समान, तो वे कौन है जीवाएं, जैसे वो किसी वर्ग की जीवाएं तो वहां वे कौन होगा जीवाएं हुई। बता दें आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ AB बराबर PQ करनी है। रचना में वो केंद्र O को बिंदु A तथा P से मिलाया। आगे इसमें यहाँ ये जोड़ना नहीं, अब आप देखो यहाँ कि पहले आप क्या ले रहे हो कि ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है। तो ये तीनों चीज पहले से दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे वही यहाँ से जो त्रिभुज लिया है उस त्रिभुजों में कौन कौन से में
आरएचएस गुणनधर्म से त्रिभुज ओएमए समान समय त्रिभुज एमबी, तब आपके पास क्या आ जाएगा एएम बराबर पीएन। तो समान समय तो समान समय के संकेतों क्या होते हैं समान होते हैं, इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा एएम बराबर पीएन। अब एएम बराबर पीएम है अर्थात इतना नहीं भाग आ गया, ये दोनों बराबर है और कैसे है बराबर है। अब जो ये आ रहा है वो क्या है केंद्र से जो पर डाला गया लंब है और केंद्र से जो पर डाला गया लंब जो क्या करता है संधिवाद करता है, इसलिए ये जितना है उतना ये भाग है दोनों बराबर है, ऐसे ये जितना है उतना ये भाग होगा। अर्थात अपन है दोनों को 2 से गुणा कर दें एम बराबर 2 पी है, अर्थात दोनों पक्षों को इसको इस समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। तो अब एम है पूरा लिखो तब ऐसे लिख दो एम प्लस एम, अब एम के स्थान पर क्या लिख दोगे पीएम लिख दोगे। जैसे आगे उसको बराबर पूरा लिखो क्या लिखोगे एम प्लस एम बराबर आगे वाले क्या लिखोगे पीएम प्लस पीएन हो गया। ऐसे अब ये एम है तो ये बन गया। अब अगला जो एम है वो किसके बराबर है एमबी के बराबर है, ऐसे है पीएन का तो पीएन रख लो और अगला जो पीएन है वो किसके बराबर कर दोगे एनक्यू के बराबर कर दो। आगे इन दोनों का जोड़ कौन है एबी है, इन दोनों का जोड़ कौन है पीक्यू है। इस प्रकार से आप सिद्ध करके बताओगे कि किसी वर्ग की केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं कैसी होती हैं समान ही होती हैं। किसी वर्ग की जीवाएं जो केंद्र से बराबर दूरी पर है वे कैसी होती है समान होती है। अगला जो प्रमेय है 4 का वो हमेशा यानी काफी महत्वपूर्ण प्रमेय होता है। अब परीक्षा की दृष्टि से उसमें या तो खुद पूछते हैं या इस पर आधारित कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको आप देखो क्या देखा है उसमें क्या है एक वर्ग के चाप के द्वारा, तो चाप पहले आया चाप, तो चाप किसे कहते हैं ये परिभाषा अपन पहले से पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या आता है चाप किसको कहते हैं वर्ग की परिधि का खंड, वृत्त की जो वृत्त होता है उसकी परिधि का जो खंड होता है वो चाप कहलाता है। तो वही क्या कह रहे हैं वर्ग एक चाप के द्वारा वर्ग के केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित का मतलब समझते हो बना कोण, वर्ग के शेष भाग, तो शेष भाग मतलब जो चाप में काट लिया उसके बाद में जो परिधि बच गई वो शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अर्थात जैसे चित्र के द्वारा समझो अभी जैसे आपके पास ये है वर्ग है और उस वर्ग में अपन है चाप लेंगे तो चाप का किसको बोलते हैं परिधि का खंड। तो यहाँ अपन जैसे ये खंड ले लिया कितना ए और बी ले लिया, तो ये क्या हो गया कि वर्ग का चाप हो गया। वो कौन सा चाप है लघु चाप है। अब जो ये बच गया शेष वो शेष भाग बच गए, अर्थात ये कौन सा है दीर्घ चाप है। अब इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो जो केंद्र O है उस पर इस हिसाब से कोण बनाएंगे तो वो कोण ये बन गया। तो ये कोण को कौन सा बन गया है कोण AOB बन गया है। तो चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हुआ AOB हुआ। अब उसके बाद आगे बढ़ो वर्ग के शेष भाग, तो ये चाप का नाम आ गया, शेष भाग कौन सा बचा ये बचा। इस पर आगे यहाँ छोड़ते हैं इसमें स्थित बिंदु पर अंतरित कोण है का दुगुना होता है। अब इस पर कोई भी एक बिंदु ले लो, जैसे अपन यहाँ बिंदु C ले लिया और इस बिंदु C पर इसी चाप से जो कोण बनाएंगे तो वो अंतरित कोण होगा। इसी चाप से यहाँ इस पर ये कोण बना दिया। आगे जो ये कोण बना वो इस कोण का क्या होता है दुगुना होता है। ये जो अपन कोण है वो इस कोण का क्या होता है दुगुना होता है। अर्थात जो भी एक चाप है उससे अपन एक केंद्र पर कोण बनाए और दूसरा उसी चाप से परिधि के किसी बिंदु पर या वर्ग के शेष भाग पर स्थित बिंदु पर कोण बनाए, तो केंद्र का कोण है वो शेष भागों में कोण का दुगुना होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो अब वो यहाँ को दिया भी है तो वही आप लिखोगे भारती COR में चाप कौन सा हो गया। अब चाप का संकेत आप जानते हो कैसे जो भी उस पर ऐसे तीसरा लगा देते हैं किसका चेहरा है चाप। तो भारती COR में चाप AB के द्वारा केंद्र
पर बना कोण कौन सा हो गया एओ यांत्रिक कोण कौन सा एओबी तथा शेष भाग तो शेष भाग कौन सा हो गया उसको उल्टा करने का तो पूरा ऐसे ले लो BCA या सीधा ही BH क्या लिखोगे शेष भाग BCA के बिंदु C पर बना कोण कौन सा है ACB है ACB है ये आपको दिया है। अब सिर्फ क्या करना है जो केंद्र का कोण है वो परिधीय कोण का दुगुना होता है। अब केंद्र का कोण कौन सा है कोण AOB है परिधीय कोण कौन सा है कोण ACB है तो ये तो इस कोण का नाम क्या है कोण AOB है इस कोण का क्या नाम है कोण ACB है तो सिर्फ क्या करना है ये कोण इसका दुगुना होता है अर्थात कोण AOB बराबर 2 कोण ACB अर्थात कोण AOB का मान है वो कोण ACB का दुगुना होगा दुगुना मतलब 2 से गुणा करो उसके बराबर होगा। अब रचना में हम क्या करेंगे यहां से एक व्यास CD खींचते हैं क्या करेंगे अपन व्यास CD खींचा तो वो लिखोगे व्यास CD खींचा। अब ये खींचते ही आगे आपके पास यहाँ जो कोण बने उन सब का बात आप केवल से यहाँ 1 कर दिया यहाँ 2 यहाँ 3 लिख दिया यहाँ 4 लिख दिया यहाँ 5 लिख दिया यहाँ 6 लिख दिया ऐसे कोणों का अंकन अपने कर। अब करने के बाद में यहाँ इतने से पहले त्रिभुज पर ध्यान दो आप ही कि एक त्रिभुज आपके पास कौन सा हो रहा है APO यानी ACO है ACO दूसरा त्रिभुज BCO बन रहे हैं। आगे इन्हें दोनों तो त्रिभुज में दिखा है आपको त्रिभुज ACO। अब इसमें त्रिभुजों में आप 9th क्लास में पढ़ने पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या था कि किसी भी ऐसे एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बना जो बहिष्कोण होता है वो उसके अंतर में कोणों के योग के बराबर होता है। तो पहले क्या था जिसको अपन 9th क्लास सिद्ध करके आए हैं वो क्या था किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण उसके अंतर में कोणों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ भी ऐसी प्रक्रिया हो रही है इस त्रिभुज में देखो ये त्रिभुज एक तरह से इसकी जो भुजा है CO उसको आगे D तक बढ़ाया गया है जो CO भुजा थी ना उसको कहां तक बढ़ाया गया है D तक बढ़ाया गया है। तो आज ये जो कोण हो गया ये बाह्य कोण हो गया। अब ये जो कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर। ऐसे यहाँ जो आप देख रहे हो त्रिभुज BCO कि वही CO भुजा को कहां तक बढ़ाया गया है D तक बढ़ाया गया है। तो जो यहाँ जो कोण बना दो वो कोण 5 और कोण 6 के योग के बराबर होगा। तो अब ये बात अपन जैसे उपपत्ति में करेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण उसके अंतर में कोणों के योग के बराबर होता है। ये लिखने के बाद में यहाँ को लिखोगे यहाँ वो कौन से है त्रिभुज जैसे मान लो ACO त्रिभुज ACO में भुजा CO को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण कौन सा है 1 है तथा इसके अंतराभिमुखी कोण कौन से हैं कोण 3 और 4 है कोण 3 में कोण 4 है इसलिए कोण जो 1 है वो किसके बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के योग के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। तो जो समीकरण 1 प्राप्त हुआ क्या होगा जो हमारी 9th क्लास का अध्ययन उनके अनुसार प्राप्त कर लिया है। अब उसी में ही यह था यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो समान भुजाओं के समकोण कोण बराबर होते हैं। तो अब इसी त्रिभुज में आप देखो नजर डालो कि ये एक त्रिभुज है वो कौन सा ACO में OA बराबर
बराबर ओसी है, और ए बराबर ओसी है। क्यों है? क्योंकि वो एक ही वर्ग की दोनों त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो आप इसलिए क्या करोगे, त्रिभुज एसीओ में ओए बराबर ओसी है। वो क्यों है? क्योंकि दोनों ओए और क्या है, इस त्रिभुज ये वर्ग की त्रिज्या है, अब वो वर्ग की त्रिज्या साथ में त्रिभुज की भुजा भी है, तो दोनों बराबर है। इसलिए इनके सामने जो कोण है, तो दोनों के सामने जो कोण है वो कौन से? कोण 3 और कोण 4 है। कोण 3 और कोण 4 वो दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। इसको समीकरण आप क्या कर दोगे? 2 दे दोगे। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखोगे, तो वो क्या लिखोगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, अब मान रखोगे तब जाएगा कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर है 4 है, तो 3 के साथ क्या लिख दो? 4 प्लस कोण 4। अब कोण 4 में 4 को जोड़ दो, तो 2 कोण 4 है। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अब ये क्या प्रक्रिया इस साइड में इस रूप में करो, तो इसी प्रकार क्या करोगे? वही क्या करो, इसी प्रकार उस त्रिभुज का क्या नाम है? बीसीओ। त्रिभुज बीसीओ में क्या हो जाएगा? पहले तो कोण 2 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6, कोण 5 प्लस कोण 6, इसको नंबर 4 दे दो। वही आगे इस त्रिभुज की ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। अतः क्या लिखोगे? कोण इन त्रिभुज बीसीओ में ओबी बराबर ओसी है, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 6, इसको नंबर 5 दे दोगे। अब समीकरण 5 से समीकरण 4 में समीकरण 5 का मान रख दोगे। क्या करोगे? समीकरण 4 में समीकरण 5 का मान रखने पर, अब मान रखो तो क्या जाएगा आपके पास? कोण 2 बराबर इस 5 के सामने क्या जाएगा? कोण 6, तो कोण 6 प्लस कोण 6। अब क्या जाएगा? कोण 2 बराबर 2 कोण 6, इसको नंबर आप 6 दे दो। आप समीकरण 6 और 3 पर चलो, ऊपर नजर डालो, तो आप क्या करोगे? समीकरण जो आपके पास 3 और 6 है, समीकरण 3 में समीकरण जो 6 है को जोड़ने पर दोनों क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। अब जोड़ोगे तब क्या जाएगा? इस साइड में या तो कौन सा है? कोण इस साइड में 1 था, वो क्या है? 1 है। इस साइड में कोण 1 है ना, वही कोण अब ऊपर लिखे होगा सर, कोण 1 था, तो यहाँ क्या रहेगा? कोण 1 है, तो कोण है इस साइड में क्या गया हमारे पास? कोण 1 है इसमें, तो और इस समीकरण में क्या है? कोण 2 है बराबर इस साइड में क्या है हमारे पास? 2 कोण 4 है, उसके दूसरे पक्ष में क्या है? प्लस 2 कोण 6। अब कोण 1 और 2 को चित्र में देखो, तो कोण 1 और 2 को चित्र में देखो, कोण 1 और 2 इसके सामने अपन क्या लिख सकते हैं? दोनों किसके खंड है? कोण एओबी के खंड है, तो उसके सामने क्या करते हैं? कोण एओबी। अब इसमें से जो 2 है वो कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन लेते क्या है? कोण 4 प्लस कोण 6। अब यहाँ आगे इसको तो एओबी को वापस एओबी ली, तो आए 2 का 2 लेते, अब कोण 4 और 6 को देखो कहाँ है? 4 और 6 है। अब ये दोनों किस कोण के खंड है? कोण एसीबी के खंड। किसके हैं? कोण एसीबी के, तो यहाँ इसके सामने क्या लिख दो? कोण एसीबी लिख दो। और ये बात आपको सिद्ध करनी थी कि केंद्र का कोण वर्ग के शेष बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। अर्थात इस प्रकार से अपन इस बात को सिद्ध करेंगे। तो फिर से एक बार देखो, तो सबसे पहले आपको सिद्ध क्या करना है कि यहाँ का जो ये कोण है एओबी, जो बिंदु सी का जो कोण है एसीबी है, उसका दोगुना होता है। उसका क्या होता है? दोगुना होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले अपन त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है? त्रिभुज एसीओ है, उसकी जो भुजा है जो सीओ, उसको आगे यहाँ डी तक बढ़ाया गया है। तो अब ये जो बना बाह्य कोण 1 है, वो उसके अंदर में कोण 3 और 4 के बराबर होगा, जो अपन ने समीकरण 1 में बताया कि कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 3 और
के बराबर होगा। क्यों होगा? इस बात को अपन पहले से समझ के आए 9th क्लास में कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण उसके अंतराल कोणों के योग के बराबर होता है। अब उसके बाद में इसी त्रिभुज में आप देख रहे हो कि OA और OC वो दोनों समान भुजा है। समान क्यों है? यहाँ वो एक वर्ती त्रिज्या है और साथ में त्रिभुज की भुजा है। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है उसके समूह कोण में समान होते हैं। अब इनके जो समूह कोण है वो कौन है? कोण 3 और कोण 4 है। तो कोण 3 बराबर कोण 4 है। अब इसे एक में समीकरण 2 का मान रखा तो मान क्या रख दिया? 3 के स्थान पर 4 रख दिया। तो यहाँ क्या रख दिया मैंने? 4 रख दिया। तो यहाँ 4 रख दिया और 4 में 4 लोगे तो वही बीजगणित की तरह जोड़ोगे 2 कोण 4 हो जाएगा। जैसे अक्ष में अक्ष जोड़ते हैं 2 अक्ष होता है, ऐसे कोण 4 में कोण 4 हो जाएगा 2 कोण 4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रक्रिया इस त्रिभुज के लिए की है। पहले कोण 2 का मान कोण 5 और 6 के योग के बराबर होगा। फिर कोण 5 और 6 बराबर होंगे तो 5 के सामने क्या लिख दिया मैंने? 6 लिख दिया और तब हमारे पास क्या समीकरण बन गया? समीकरण 2 बराबर 2 कोण 6 आ गया। यानी कोण 2 बराबर आ गया कोण 2 कोण 6। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो जोड़ने पर ये हमारे पास परिणाम प्राप्त हुआ। अब अपन देख रहे हैं कोण 1 और कोण 2 है, वो कोण A और B के दो खंड है तो दोनों खंडों के साथ में कोण A और B कर दिया। अब यहाँ से पहले तो 2 को ले लिया, फिर अपन देखा है कोण 4 और कोण 6 वो किसका खंड है? तो वो कोण AC B के खंड है। तो इन्हें कोण 4 और कोण 6 ने डाल दिया, AC भी लिख दिया और इस प्रकार से अपन ने ये प्राप्त कर लिया कि केंद्र का किसी चाप के द्वारा केंद्र में बना कोण शेष वृत्त के किसी भी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। तो इस प्रकार से